अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज का इन फोकस नाजरीन क्रिकेट स्पेशल है। टेस्ट में शेर और वनडे में ढेर। नाजरीन, ये वो एक जुमला है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालिया दौरा इंग्लैंड का जो कुल जायज़ा है उसको आपके सामने बखूबी पेश करता है। और उसकी वजह यकीनन ये है कि 4 टेस्ट मैचों की सीरीज़ पाकिस्तान ने इंग्लैंड में 2-2 से बराबर की। हमारी टेस्ट टीम इस वक्त दुनिया की बेहतरीन टेस्ट टीम रैंक की जाती है। बदकिस्मती से जब वनडे का मरहला आया तो हम इंग्लैंड से 4-1 से हार गए। नतीजा ये है कि हमारी वनडे टीम बदस्तूर आईसीसी रैंकिंग्स में 9वें नंबर पर मौजूद है। तो इस दौरा इंग्लैंड के हवाले से जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का ड्यू क्रेडिट है वो उनको बिल्कुल दिया जाना चाहिए। लेकिन फिर सवाल वनडे को लेकर ये ज़रूर मौजूद है कि आखिर मसला क्या है। हमारे खिलाड़ियों के माइंडसेट का इशू है, पाकिस्तान क्रिकेट के मॉडर्न क्रिकेट का जो फिनोमेना है उससे दूर होने का मसला है, या ऐसे प्लेयर पूल का ना होना बुनियादी तौर पर मसला है जो इंटरनेशनल सतह पर कंसिस्टेंसी के साथ मुस्तकिल परफॉर्म कर पाए। हालिया दौरा इंग्लैंड के बाद जाहिरी बात है मुसलसल तनकीद हो रही है कप्तानी के हवाले से भी अजहर अली साहब के। आज इन सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो मेरे मेहमान हैं वो 2010 के दौरा इंग्लैंड के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुसलसल हिस्सा हैं। गो कि उन्होंने 2003 में अपने क्रिकेट करियर का डेब्यू किया था। आपने पाकिस्तान के लिए ओपनिंग की है, 1 डाउन खेले हैं, आप शानदार बॉलिंग करते रहे हैं आज से कुछ साल के अरसे पहले तक, और बड़ी शानदार इनिंग्स आपके हिस्से में आती रही हैं। ये अलग बात है कि हालिया दौरा इंग्लैंड में आपकी जो कारकर्दगी है वो आपकी माजी की कारकर्दगी के शाया निशान नहीं रही। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तजुर्बाकार ओपनिंग बल्लेबाज और साबिक T20 कप्तान मोहम्मद हफीज़ साहब की, जो इस वक्त मुझे शो में ज्वाइन कर रहे हैं। हफीज़ भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं। तो मैं अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूं और ये सादा सवाल आपसे पूछूं कि क्यों हमारी वनडे टीम इस वक्त 9वें नंबर पर है, यहाँ क्यों आ गई हफीज़ भाई? सबसे पहले तो जवाद भाई सब लोगों को हज मुबारक। दूसरा, आपने जो पाकिस्तान टीम के हवाले से जो इंट्रो पेश किया उसके अंदर मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि ज़रूर तनकीद होनी चाहिए, लेकिन आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान टीम का जो ये टूर था, इंग्लैंड टूर, ये बड़ा पॉजिटिव टूर रहा। इसके अंदर ऑफ द फील्ड जो डिसिप्लिन और जो एक रोल मॉडल के तौर पर पाकिस्तान टीम ने वहाँ पे अपना किरदार पेश किया, जिस तरीके से वहाँ पे रहे और जैसे लोगों के दिल जीते, आई थिंक उसके ऊपर हम सबको बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए। क्योंकि प्रीवियसली इंग्लैंड के टूर्स के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ भी हुई हैं, और इस पूरे टूर के अंदर, हालांकि बहुत लंबा टूर था, तकरीबन 3.25 माह का वहाँ पे अरसा था जो पाकिस्तान टीम ने गुजारा, तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर ज़रूर प्रिजर राय मिलनी चाहिए प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को, और जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और अब आप मुझे बताएंगे कि हम 9वें नंबर पे क्यों आ गए हफीज़ भाई वनडे में? देखें जवाद भाई, ये एकदम से तो हुआ नहीं, कोई ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग अचानक नीचे गिर गए हैं। ये पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान टीम की, जो तकरीबन 3 साल से पाकिस्तान टीम की लिमिटेड क्रिकेट के अंदर सीरीज़ ना जीतना, देखें आप एक आध मैच अगर जीतते हैं और सीरीज़ हारते हैं तो आपके रैंकिंग पॉइंट्स नीचे आते हैं। तो हम पिछले 2-2.5-3 सालों से हमने सीरीज़ नहीं जीती, तो हमारी रैंकिंग डे बाय डे नीचे आती गई। इवन जब मिसबा ने भी पाकिस्तान टीम को एज ए कैप्टन छोड़ा तो वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान टीम तकरीबन 7वें और 8वें के दरमियान में थी और पॉइंट्स बड़े थोड़े थे। फिर एक बुरी सीरीज़ हम सब मिलके खेले बांग्लादेश में, और बांग्लादेश अच्छा खेला अपनी होम कंडीशंस में, तो हम लोग 8वीं पोजीशन पे चले गए। फिर इन एंड आउट होता रहा। तो जब आप सीरीज़ नहीं जीतेंगे एज ए टीम, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस तभी मैटर करती हैं कि आपकी टीम जीते और उसके बाद आप सीरीज़ जीतें, तो आपकी रैंकिंग बेहतर होती है। अनफॉर्चुनेटली इसमें मैं तो ख़ुद पहले भी काफ़ी मरतबा मान चुका हूँ कि मैं ख़ुद इसको सबसे बड़ा अपने आप को कल्प्रेट समझता हूँ, कि क्योंकि मैं पाकिस्तान टीम का हिस्सा हूँ पिछले 6 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मेरा कमबैक हुआ है, और उसमें मैं आलमोस्ट 85% 90% मैचेस मैंने खेले हैं पाकिस्तान के लिए। तो शायद मेरी परफॉर्मेंसेस उतनी नहीं थी जिसके साथ पाकिस्तान टीम सीरीज़ जीती इस पिछले 2 सालों में, 3 सालों में। तो मैं अपने आप को उसका जो है पहले ज़िम्मेदार समझता हूँ। फिर उसके साथ ये तमाम लोग, तमाम प्लेयर्स, तमाम मैनेजमेंट, तमाम कैप्टन जिन्होंने इसके अंडर खेले, तमाम कोचिंग स्टाफ, पूरा सिस्टम इसका कल्प्रेट है। और अगर ये ज़िम्मेदारी ले ली जाएगी तो ही हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि ज़िम्मेदारी लिए बगैर आप बेहतरी की तरफ नहीं जाते। अपना फेलियर मानना पड़ेगा कि हम लिमिटेड क्रिकेट में शायद हम लोगों की प्लानिंग
कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हैं एज ए टीम। हफीज भाई बड़ी अच्छी बात आप देखें ना, आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी इंग्लैंड में हम जब कह रहे हैं कि 4-1 से हम वनडे हारे, तो आखिरी वनडे को छोड़िए जिसमें हमने 300 को टच किया, बाकी तो हम 260-270 पर स्ट्रगल करते रहे। और तनकीद ये है कि शायद हम वो जो 90s का माइंडसेट है उससे आगे ही नहीं बढ़ पाए, मॉडर्न क्रिकेट को समझ ही नहीं पाए हैं। सो आप जो कह रहे हैं जिम्मेदारी लेनी है, देखना होगा गड़बड़ कहाँ, तो क्यों ये माइंडसेट नहीं बदला? जवाद भाई देखें, जो आप बात कर रहे हैं ना, जो मैं देखें हर जो बोलने वाला है, जो बात करने वाले हैं, जो क्रिटिक्स हैं, उनकी राय होगी और उसकी राय को एहतराम भी मिलना चाहिए। मेरी अपनी एक राय है। मेरी राय के अंदर जो मॉडर्न क्रिकेट है दैट इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट। इट्स नॉट अबाउट कि वो भी पहले भी बैट और बॉल का ही खेल था, अब भी वही है, लेकिन माइंडसेट चेंज हो चुका है। उस माइंडसेट के अंदर अग्रेसिव होना, उस माइंडसेट के अंदर आपका एक टेम्पो मेंटेन करने की एबिलिटी, नॉट इन 1 or 2 प्लेयर्स, इट रिक्वायर्स इन ऑल द प्लेयर्स, इट रिक्वायर्स मैनी थिंग्स, जिसके साथ मॉडर्न क्रिकेट के उस जगह पे आप पहुंचेंगे जिसको मॉडर्न क्रिकेट कहा जाता है। इसमें अगर आप सिर्फ प्लेयर्स को आप कह देंगे कि सिर्फ एक प्लेयर जो है वो इसके ज़िम्मेदार है, तो ऐसा नहीं है। मॉडर्न क्रिकेट के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो देनी पड़ेंगी इस टीम को या किसी भी टीम को, जिसमें सबसे पहले तो पेशेंस लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस प्लेयर को भी आपने सेलेक्ट किया है ही शुड रिमेन देयर, ताकि उसकी इनसिक्योरिटी ख़त्म हो और वो अपनी टीम प्लान के ऊपर काम करे। क्योंकि इसमें फेलियर आएंगे जब आप टेम्पो चेंज करेंगे, माइंडसेट चेंज करेंगे और आप अग्रेसिव खेलने जाएंगे, तो आपसे गलतियां भी होंगी और आप सम टाइम ऐसी क्रिकेट खेलेंगे जो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आप क्योंकि आप अटैक करना, इट्स नॉट ऑल अबाउट के मॉडर्न बैट्समैन के लिए। लेकिन ये कैसे होगा? आप कह रहे हैं खिलाड़ियों को रहना चाहिए, बट तो ये समझ आती है कि जो परफॉर्म करेगा वो रहेगा, तो ये हटा क्यों जाए? मीडिया के दबाव से हटा देते हैं, क्या होता है? देखिए फाइन लाइन है जवाद भाई। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने 2 मैचों में परफॉर्म नहीं किया तो उसको हटा दें और जिसने 2 मैचों में परफॉर्म किया उसको रख लें, तो इस तरह तो टीम नहीं बनती। एक टीम का कम्बिनेशन होता है, उस कम्बिनेशन में एक रोल दिए जाते हैं प्लेयर्स को कि आपने ये रोल प्ले करना है, और आपको पता होता है कि आपके 11 में से 8 या 9 प्लेयर ऑलरेडी सेटल्ड होते हैं जिनको आप खिलाते हैं और उनकी एबिलिटीज़ पे आपको शक नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, अगर आप अपने उन 8 या 9 प्लेयरों को आइडेंटिफाई नहीं कर सके, क्योंकि 1 या 2 प्लेयर कंडीशनल चेंज होते हैं, कभी फास्ट बॉलर एक एक्स्ट्रा खेलता है, कभी स्पिनर एक्स्ट्रा खेलता है या ऑलराउंडर खेलता है, लेकिन आपकी जो कोर होती है टीम की वो 8 या 9 प्लेयरों के इर्द गिर्द घूमती है। और अगर वो 8 या 9 प्लेयर इनस्टेबल हो जाएँ या इनसिक्योर हो जाएँ, फिर वो टीम के साथ टीम प्लान के ऊपर पूरी तरह अमल नहीं कर पाते। जहाँ पे मुझे ये लगता है कि सिक्योरिटी देना सिलेक्शन का काम है और ऑब्वियसली उस प्लेयर का भी काम है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से अपनी उस प्लेयर्स को जस्टिफाई करे। लेकिन मॉडर्न क्रिकेट के अंदर आप जैसे इंग्लैंड की टीम या न्यूजीलैंड की टीम, उनके जो भी प्लेयर्स उन्होंने पिक कर लिए, दे रिमेन विद द टीम फॉर 2-3 सीरीज़ या 4 सीरीज़, फिर वो उसको चेंज नहीं करते। प्लेयर दूसरे भी होते हैं लेकिन वो जिनको पिक करते हैं फिर उनके साथ पेशेंस के साथ उनकी परफॉर्मेंसेस का करते हैं। क्यों? कि उनको पता होता है कि ये मैच विनर प्लेयर हैं और इसीलिए वो टीम में आए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें काफ़ी चीज़ों का जो है ना उसको मिला के मॉडर्न क्रिकेट की तरफ जाना, और सिर्फ 1 या 2 प्लेयर अगर अपना माइंडसेट अग्रेसिव कर लेंगे उससे भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, पूरी टीम का माइंडसेट चेंज होने की ज़रूरत होती है। हाफिज़ भाई, मैं एक क्विक ब्रेक ले लूँ। बुनियादी तौर पर मोहम्मद हफीज़ नाजरीन ये कह रहे हैं कि ये जो इनसिक्योरिटी है खिलाड़ी के जहन के ऊपर कि वो एक मैच में अच्छा नहीं खेलेगा या एक सीरीज़ में अच्छा नहीं खेलेगा, उसे हटा दिया जाएगा, इससे कोई मस्बत चीज़ निकल कर नहीं आ रही है। खिलाड़ी को ये तहफ़्फ़ुज़ बहरहाल हासिल होना चाहिए कि उसे मौका दिया जाएगा परफॉर्म करने का। एक ब्रेक पर जाते हैं। वापसी पर पाकिस्तान वनडे की कप्तानी पर जो बात हो रही है, फिर मोहम्मद हफीज़ साहब की अपनी कारकर्दगी के ऊपर भी इनसे बात करते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वनडे क्रिकेट की, बिलखुसूस पाकिस्तान टीम के ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद हफीज़ से। हफीज़ भाई, हमें ये बताएं कि आपने कहा फ़ौरन उखाड़ पिछाड़ नहीं करनी चाहिए, जो कैप्टन होता है इसे कितना मौका दिया जाना चाहिए? स्पेसिफिकली मैं अज़हर अली साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ जी। देखें, पहली बात तो ये है कि तमाम रिस्पॉन्सिबल होते हैं कामयाबी के भी, जो लोग उसके अंदर जो टीम होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, और जब फेलियर होता है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके ऊपर आती है। तो अकेले कप्तान के ऊपर मलबा डाल देना, यस कप्तान जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिकेट के अंदर और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन के ऊपर आती है,
लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बहुत बुरा तजर्बा है जो हम ऑलरेडी काफ़ी मरतबा कर चुके हुए हैं कि हम खाम-खा का मलबा अपने कप्तान पे डालते हैं और कप्तान को कहते हैं जी वो छोड़ के साइड पे हो जाए। सो आई बिलीव दिस इज़ नॉट द राइट एग्जांपल और कहीं ना कहीं इसको ख़त्म होना चाहिए। और अगर हमने माजी में ऐसा कुछ किया और उसकी गलतियाँ भुगती हैं तो आगे नहीं होना चाहिए। हफीज़ भाई 25 में से अगर कोई 9 मैच जीते तो ये ठीक, उसका रिपोर्ट कार्ड अच्छा है? इसमें देखिए मैं कह रहा हूँ कि ज़रूर होना चाहिए अकाउंट। देखिए मेरा हमेशा ये मानना है कि जो जितना रिस्पॉन्सिबल होगा वो उतना अकाउंटेबल भी होगा। तो अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा काम जिसके करने से सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन सिर्फ मलबा कप्तान पे डाल देना कि कप्तान गलत है इसलिए टीम जीते, हो सकता है और भी बहुत से अवामिल हैं। इसमें कोचिंग स्टाफ का भी पूरा रोल है। इसमें मैं वही कह रहा हूँ कि एक वो अग्रेसिव माइंडसेट जो सेट करने में हो सकता है सिर्फ कप्तान नाकाम ना हुआ हो, मैनेजमेंट भी हुई हो सकता है वो प्रोडक्ट जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट से आ रही है शायद वो उस तरह पॉलिश ना हुई हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी प्रोडक्ट आगे खेल रही है। तो कहीं ना कहीं हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। लेकिन ऐसा करना कि सिर्फ कप्तान को चेंज करने से अगर सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो ये हमने पहले भी करके देख लिया हुआ है, इसके साथ कुछ नहीं होता। कप्तान आपका जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया है वो बड़ा सोच समझ के बनाया होगा और ज़रूर हमें उसको इतना मौका देना चाहिए जिसमें वो और तमाम जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं जो ये डिसीजन लेते हैं उनकी सेटिस्फेक्शन हो। ठीक है, या फिर कैप्टन खुद से कह दे कि जी अल्लाह हाफिज़ मैं कैप्टनसी छोड़ता हूँ। मुझे बताएं हफीज़ भाई, आप चूंकि इतना मुनासिब तरीके से सारी सवालों के जवाब दे रहे हैं, आपकी अपनी गेम कहाँ फंस गई हफीज़ भाई? क्यों लंबा हो गया है बैड पैच? नहीं देखिए ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो रिसेंट परफॉर्मेंस थी जो मैंने इंग्लैंड टूर के ऊपर 3 टेस्ट मैचेस थे वो बिलो एवरेज थे और मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला बंदा हूँ और अपने फेलियर को ऑन करता हूँ। और मेरी कामयाबियाँ जितनी भी आई हैं वो तभी आई थी या तभी आना शुरू हुई थी जब मैंने अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना शुरू किया था। तो मैं मानता हूँ कि जो रिसेंट टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस थी 3 टेस्ट मैचेस वो मेरे अच्छे नहीं थे और उसमें मेरी परफॉर्मेंस बिल्कुल बिलो एवरेज थी। लेकिन ज़रूर ये सोचना चाहिए कि आई थिंक बारहा इसके ऊपर बात भी हुई है, काफ़ी प्लेयर्स ने इसके ऊपर भी बात की है कि 2 या 3 फेलियर्स अगर कोई आपका कंसिस्टेंट प्लेयर या आपका वो प्लेयर जो आपके लिए परफॉर्म कर चुके हुए हैं और आपको पता है उनके टैलेंट का, तो 1 या 2 प्लेयर मैचेस की बैड परफॉर्मेंस के ऊपर उनके ऊपर इतना नज़ला ना डाला जाए या इतना ज़्यादा दबाव ना डाला जाए कि वो चीज़ भूल दी या अवाम वो चीज़ भूल जाए या मीडिया अपना रोल प्ले पॉजिटिव ही करता है हमेशा। लेकिन एट सर्टन स्टेज हम लोग इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं मुख्तलिफ प्लेयरों को कि उसके बाद फिर प्रेशर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और आपकी वो 2 मैचों की परफॉर्मेंस काउंट की जाती है। आपका पिछला 10 साल का, 5 साल का, 8 साल का सारा कैरियर वो एकदम से पीछे चल जाता है। तो 2 मैचों की परफॉर्मेंस अगर किसी से बुरी हो गई है, कोई भी प्लेयर है वो नया है पुराना है, 2-2, 3-3 मैचों की परफॉर्मेंस के ऊपर किसी को निकाल देना, किसी के खिलाफ ओपिनियन बना लेना या किसी की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद उसको ऊपर चढ़ा देना, आई थिंक दिस इज़ नॉट फेयर। ठीक है, तो बिला जवाब जो तनकीद है ये खिलाड़ी को डैमेज कर दिया। तो हफीज़ भाई फिर ज़रा ये बताएं ना कि यूएई हो, सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस हों, तो आपकी शानदार परफॉर्मेंस, श्रीलंका 2013 और 14 में आपने 3 सेंचुरियाँ दाग दी, 2015 में आपको मैन ऑफ द मैच मिला सेंचुरी पर, ऐसी आपकी परफॉर्मेंसेज हैं माजी में। लेकिन फिर साउथ अफ्रीका हो तो डेल स्टेन, इंग्लैंड हो तो ये क्रिस वोक्स, जिमी एंडरसन, ये कमज़ोरी बन जाते हैं आपकी, ऐसा है या ये गलत है? नहीं, आई थिंक देखें आपके कैरियर, एक तो आपका कैरियर स्ट्रैट होते हैं जो आपके साथ चलते हैं। इस वक्त जो मेरी साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के अंदर परफॉर्मेंस है वो बिलो एवरेज है और मैं इसको खुद मानता हूँ। मेरी अगर आप कैरियर एवरेज पे जाएंगे टेस्ट क्रिकेट के अंदर तो वो मेरी 40 है और आई थिंक पाकिस्तान के बहुत चंद ही ऐसे ओपनर होंगे जिनकी 40+ की एवरेज हो 50 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद। वो यूएई के अंदर मैच हो या कहीं पे भी हो, इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ ऑलवेज़ इंटरनेशनल क्रिकेट। हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं या ये ऐसा गलत है क्योंकि हमारा एट सर्टन स्टेज मुझे ये लगता है कि हम लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा और वो कंट्रीब्यूशन भूल जाते हैं। वो इंटरनेशनल क्रिकेट की कंट्रीब्यूशन है, वो कहीं पे भी हो रही है क्योंकि हमारी वो कंडीशन फेमिलियर नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हमने वहाँ पे जाके हमें पूरा टाइम नहीं मिला, तमाम लड़कों ने मेहनत की। मेरी परफॉर्मेंस जो है वो एक मेरे कैरियर के ऊपर एक बॉक्स है जिसको मैंने टिक करना है कि मैंने जब भी इन जगहों पे जाना है मैंने इसको इम्प्रूव करना है क्योंकि इस वक्त वो बिलो एवरेज है। और मेरे अपने लिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो लम्हा है जिसके अंदर मैं सोच रहा हूँ और मैंने मज़ीद अपने आप को बेहतर करना है उन कंडीशंस के लिए। लेकिन अगर ओवरऑल पिक्चर में आप जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आई फील वेरी प्राउड मैंने जो कुछ पाकिस्तान के लिए अचीव किया।
तो हफीज़ भाई, अब ये T20 स्क्वाड वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जारी बात है आप नहीं हैं उसका हिस्सा। ये शर्जील खान बड़ा अच्छा खेले इंग्लैंड के खिलाफ T20 में, खालिद लतीफ़ बड़ा अच्छा खेले। सो चैलेंज है आपके लिए कम बैक? अब खुदा ना खास्ता वो लोग भी मुझे मिले जो कहते हैं जी ये तो अल्लाह माफ़ करे कहीं करियर ही अब डामाडोल हो गया, क्या कहेंगे? नहीं, देखें, एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए जो प्लेयर अच्छा खेलेगा, मेरी तो हमेशा से दुआ रहती है और हमेशा से मेरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान का नाम बड़ा होना चाहिए। हम जैसे लोग या प्लेयर आते रहेंगे जाते रहेंगे, पाकिस्तान की टीम का जीतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रही बात सिलेक्शन के हवाले से, तो इन दिनों में मैं इंजरी का शिकार हूँ, छोटे मोटे निगल्स हैं जिसके साथ मैं फ़ाइट कर रहा हूँ, इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी वजह से मैं इंग्लैंड टूर से भी वनडेज़ के अंदर जो है वो बाहर हो गया, क्योंकि मेरे वो जो पेन थी वो मुझे तंग कर रही थी, और मैंने ही खुद ही अपनी सारी चीज़ें मैनेजमेंट के सामने रखी थी ताकि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर फ़ैसला कर सकें, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं उस फिज़िकली उतना मैं फ़िटनेस के हवाले से मैं फ़िट नहीं हूँ, तो मुझे नहीं खेलना चाहिए, और जो मुझसे बेहतर खेल सकता है वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए, क्योंकि मेरा मकसद था कि मैं गलत या इंजरी के साथ नहीं खेलना चाहता था। तो जो भी प्लेयर खेल रहा है वो पाकिस्तान का प्लेयर है, हम सब ने उसको सपोर्ट करना है। रही बात मेरे मुतालिक, तो इंशाल्लाह मैं अपनी फ़िटनेस का इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसे मेरी फ़िटनेस वापस आएगी। मैं पहले भी परफॉर्मेंस पे बिलीव करता हूँ और अब भी परफॉर्मेंस पे बिलीव करता हूँ। अगर मैं पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर सकता हूँगा तो मुझे सिलेक्ट करना सिलेक्टर्स का काम है। मैंने ग्राउंड में जाना है, जाके परफॉर्म करना है और पाकिस्तान टीम के अंदर आके पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना है। तो मेरे लिए ऐसा कोई लम्हा या कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा नेगेटिव ना मैं हूँ ना कभी सोचता हूँ, और मेरे लिए जो एक बड़े पॉजिटिव चीज़ है कि मुझे टाइम मिल रहा है अपनी फ़िटनेस बेहतर करने का, और जो पाकिस्तान के लिए बेहतर खेल रहा है उसको खेलना चाहिए। हफीज़ भाई बहुत शुक्रिया, हमारी तरफ से नेक तमन्नाएं, आइए बेस्ट ऑफ लक। हम जरूर चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द फिटनेस वापस हासिल करें, टीम के लिए मजीद खेलें। नाज़रीन, कैंडिड गुफ्तगू आपने सुनी पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज मोहम्मद हफीज़ की। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करेंगे और अगले हिस्से में हम बात करेंगे टीम सिलेक्शन के हवाले से, और उस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक साहब। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। वेलकम बैक। नाज़रीन, इन फोकस क्रिकेट स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के वनडे के हवाले से चैलेंजेस पर, खुसूसन ये कि जो मॉडर्न क्रिकेट फिनोमिनन है इसको अडॉप्ट करना पाकिस्तान टीम के लिए कितना आसान या मुश्किल है, और फिर ये कि प्लेयर पूल की क्या सूरत हाल है डोमेस्टिक सर्किट पे। इसी बारे में हम मजीद बात करते हैं। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चीफ सेलेक्टर जनाब इंजमामुल हक साहब। इंजी भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं अगर यहाँ से बात शुरू करूँ इंजी भाई, कि हम लोग टेस्ट में नंबर 1 रैंक टीम, वनडे में 9th नंबर पे, तो आप एक बतौर साबिक कप्तान और अब चीफ सेलेक्टर इसको कैसे कमेंट करेंगे, इस तजाद पर, इस कॉन्ट्रास्ट पर? पहली बात तो ये कि टेस्ट मैच के नंबर 1 होने पे खुशी होनी चाहिए, और इस पे अफसोस है कि जी हम 9वें नंबर पे हैं, और ये पाकिस्तान टीम जो पहले नंबर पे आई ये भी ये कि एक सीरीज़ का नतीजा नहीं है, और 9वें नंबर पे गई ये भी एक सीरीज़ का नतीजा नहीं है। अगर हम पिछले 2 से 2.5 साल में उठा के देखें तो हमारी टीम में, वनडे टीम में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां हुई हैं, और अगर टेस्ट मैच की उसके मुकाबले में देखा जाए तो कि एक टीम खेली है जिसने परफॉर्म किया है। तो हमारे सामने भी यही चीज़ है कि हम टीम का ऐसा पूल बनाए वनडे का भी, जो एक टीम हो, ताकि उनको लड़कों को कॉन्फिडेंस मिले, वो बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। तो इसके अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिससे हमें ना किसी टीम में बेहतरी लेके आ सकते हैं। तो इंजे भाई, यानी आपने प्रॉब्लम वनडे में ये आइडेंटिफाई किया कि माजी करीब में तब्दीलियां बहुत ज़्यादा हुई हैं, ये अगर ना हो तो वनडे टीम भी टेस्ट जैसा परफॉर्म करने लग जाएगी। तो बिल्कुल, अगर देख रहे प्लेयर है, मैं खुद प्लेयर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का आइडिया है कि प्लेयर्स को अगर आप कॉन्फिडेंस देंगे, और थोड़ा सा हमें ये बताएं ना कि ये तब्दीलियां भी तो वजूहात की बिना पर हुई ना, खिलाड़ी रिटायरमेंट लेते रहे, कुछ के डिसिप्लिनरी एक्शंस इश्यूज आते रहे, तो फिर तब्दीलियां तो होनी थी, तो हमारे पास कोई ऑप्शन थी वैसे? नहीं, ऑप्शन बिल्कुल ये है कि हमने 1 से 2 प्लेयर्स ने रिटायरमेंट ले ली होगी, 1 से 2 प्लेयर्स चले गए होंगे, लेकिन अगर पिछले 2 से 2.5 साल में देखें तो हमने कोई 25 से 30 लोगों को हमने ना रोटेट किया है, जो बहुत ज़्यादा है। कि मैं नहीं कह रहा कि जी पिछले सेलेक्टर्स ने काम ठीक नहीं किया, कि मैं ये समझ रहा हूँ
कि अगर हम एक टीम बना के उन लड़कों को कॉन्फिडेंस दें। हम सिर्फ है ना एक वेन्यू पे खेलते रहे हैं। अब इंग्लैंड का टूर हमने किया, 6 साल के बाद गए, हम सिर्फ एक वेन्यू पे खेल रहे थे। एक वेन्यू से प्लेयर्स को सीखने का मौका नहीं मिलता, तो इसलिए भी एक रीज़न थी कि जी हम नीचे आ गए और उसमें भी मुसलसल चेंजिंग होती रही। तो अगर हम अपनी एक टीम खिलाएंगे, उन लड़कों को कॉन्फिडेंस देंगे, तो डेफिनेटली हमारी टीम में बेहतरी आएगी। तो इंद्र भाई थोड़ा सा मैं आपकी इजाज़त अगर स्पेसिफिक हो जाऊं, ये नॉटिंघमशायर में क्या हुआ कि इंग्लैंड ने 445 रन बना, वहां आपके नज़दीक मसला क्या था? कैप्टनसी का इशू था, खिलाड़ियों की फॉर्म का इशू था, या हम मॉडर्न क्रिकेट को शायद पूरी तरह भी अडॉप्ट नहीं कर पाए? मसला आपको क्या दिखा वहां पे? देखिए, ये एक आधा दिन हो जाता है कि आज की क्रिकेट में पाकिस्तान ने लास्ट मैच में 304 रन चेज कर लिए, जो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो ये वाली चीज़ अगर आप ये कहेंगे कि जी एक मैच में 444 की हो गया, ऑस्ट्रेलिया की रिकी पॉन्टिंग कप्तान था, उसने 434 रन करके 434 रन चेज करवा दिया था। अब क्या कहें कि उनकी बॉलिंग बुरी थी, उनका कप्तान बुरा था। ये वनडे में ये वाली चीज़ हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं। अभी धोनी के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ ने 245 या 200 कुछ कर दिया, तो क्या चीज़, ये वाली चीज़ हो जाती है। हम 92 में गए थे वर्ल्ड चैंपियन की हैसियत से, उस टाइम 92 में हमारे खिलाफ है ना उन्होंने 3.5 कर दिए थे। इंद्र भाई एक और सवाल, अब इसका जवाब जाहिर बात है आप दे सकते हैं स्पेसिफिकली। टेस्ट की परफॉर्मेंस हमारे सामने थी मोहम्मद हफीज साहब की, आपने वनडे में सिलेक्ट कर लिया, फिर उमर गुल को भी सिलेक्ट कर लिया, सर इसके पीछे क्या रीजन थी? देखिए, दूसरे लड़कों ने भी, यूनुस खान ने टेस्ट मैच में 218 रन किए थे, उसको वनडे में नहीं सेलेक्ट कर सकते थे। हर एक गेम की आजकल अलहदा से टीमें हैं। टेस्ट मैच की बुनियाद पे मैं किसी को वनडे नहीं खिला सकता, टेस्ट की परफॉर्मेंस में मैं किसी को वनडे से ड्रॉप नहीं कर सकता। ये आप बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है, या ये मैं वनडे की परफॉर्मेंस से किसी को T20 में ड्रॉप कर दूं, तो ये तीनों मुख्तलिफ फॉर्मेट हैं। और अब हमारे जोन से मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि जी हम जल्दी जल्दी चेंज करने की कोशिश करते हैं कि अगर हफीज़ की जो परफॉर्मेंस देखी जाए, तो जो वो पिछले पाकिस्तान से 1 साल से खेल रहा था उसकी परफॉर्मेंस बेहतर थी। और मेरे ख्याल में कि जहाँ इंग्लैंड हम 6 साल के बाद जा रहे थे, जो हमारे सीनियर प्लेयर्स थे उनको ज़रूर होना चाहिए था टीम में, थोड़ा सा एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है। तो ये वाली चीज़ें उमर गुल को इसलिए लेके आए थे क्योंकि जी उमर गुल फिट हुआ था जिस टाइम वो पाकिस्तान टीम से बाहर गया था, वो इंजरीज़ की वजह से गया था क्योंकि उसको इंजर्ड हो गया था। अब यह है कि जी उसको फिट हो गया, उसने परफॉर्मेंस बेहतर कर रहा था, फिट था, सारी चीज़ें थी, तो उसको चांस देना था। तो इंद्र भाई देखें, अगर वनडे की बुनियाद पर भी देखा जाए, हफीज़ की परफॉर्मेंस कोई माजी करीब में वनडे में अच्छी नहीं थी। उमर गुल साहब ने तो आखिरी वनडे ही ना जाने कब खेला था। सो ये आपके नज़दीक गलती नहीं थी ये सिलेक्शन कमेटी की, बिल्कुल इन्हें सिलेक्ट करना? अगर आप यही कहना चाह रहे हैं कि ये गलती थी तो गलती समझ लें। नहीं सर, मैं तो पूछूंगा इंद्र भाई, अगर आप कह रहे हैं गलती थी तो मैं नहीं ठीक है। भाई मैंने आपको बताया कि ये वाली चीज़ इस तरह थी, आप कह रहे हैं कि जी नहीं इस तरह नहीं, तो इस तरह सही है। ठीक है, नहीं चलें आगे चलते हैं, लेकिन इसलिए कि अगर गलती थी तो फिर इसका हल कुछ और होगा, अगर ये गलती नहीं थी तो फिर हमें शायद आगे इसी तरह चलना पड़ेगा। आगे चलता हूं मैं इससे। बॉलिंग के बारे में हमें बताइए इंद्र भाई। वहाब स्ट्रगल करते दिखाई दिए, आमिर ने कम बैक किया, बज़ाहिर उन्हें अभी मजीद टाइम लगेगा, हसन अली का डेब्यू है, उन्हें भी और टाइम चाहिए, यासिर शाह को भी हमें बाहर बिठाना पड़ा। सो बॉलिंग में क्या मसला है? बॉलिंग में कोई मसला नहीं है, यही लड़के हैं हमारे पास जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इन्हीं से हम आखिरी वनडे भी जीते हैं। तो अभी आपको मेरे ख्याल में, असल में आप लोग क्रिकेट खेले नहीं हुए, आपके साथ ये बड़ा मसला है। पाकिस्तान क्रिकेट में सारों से ज्यादा मसला ये है कि जो एक्सपर्ट है उन्होंने क्रिकेट खेल नहीं रखी, तो उनके लिए उनको बात समझाना ना और उनको समझ आना जरा मुश्किल है। तो आपको यही बता रहा हूँ कि जो टेस्ट मैच पूछूंगा आपसे, नहीं वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप जिस तरह सवाल कर रहे हैं ना, तो उस तरह मैं बता रहा हूँ कि मैं काफी सारे लोगों की प्रॉब्लम बता रहा हूँ। ये तो ये वाली चीज है ना कि यही लड़कों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आपसे पहले भी यही चीज कही है कि अगर हमारे यही लड़के अच्छे हैं, अगर इनको कॉन्फिडेंस दिया जाएगा तो इंशाल्लाह ये आगे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। ठीक है, हमें ये भी बताएं जी भाई, शुएब मलिक हैं, मोहम्मद हफीज हैं, उमर गुल, अब इनकी फिटनेस के हवाले से देखें या कारकर्दगी के हवाले से, आपको लगता है कि अब वनडे टीम में इनकी जगह है?
नहीं, बिल्कुल इनकी जगह है कि जी अगर इनको सेलेक्ट किया है तो हम ये समझ रहे हैं कि जी इनकी जगह है और परफॉर्मेंस भी है। आप एक सीरीज में इस चीज़ की परफॉर्मेंस ना देखें। मैंने पहले भी ये वाली चीज़ कही थी जिस टाइम टीम इंग्लैंड जा रही थी कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमारी टीम 6 साल के बाद इंग्लैंड जा रही है और इंग्लैंड में कोई कारनामे सर अंजाम दे के आएगी तो ये किसी की गलत है, ठीक है। तो जिन लड़कों ने मुश्किल कंडीशन में खेला है तो इनको सीखने का मौका मिला है 6 साल के बाद। मुश्किल है इंग्लिश कंडीशन में खेलना, मैं खुद प्लेयर रहा हूँ, मुझे पता है कि इंग्लिश कंडीशन में खेलना कितना मुश्किल है। अगर हमारी जो सी यही टीम है, एक बेंच बना के, एक पूल बना के उन लड़कों को कॉन्फिडेंस देंगे, उन लड़कों के साथ खेलेंगे तो टीम में ज़्यादा तेज़ी से बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। इंद्र भाई आपकी इजाज़त से एक मैं क्विक ब्रेक अगर प्रोग्राम में ले लूँ। राजीव, एक क्विक ब्रेक पर जाते हैं और फिर हमारे चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतजामुल हक साहब हमारे साथ हैं, कुछ मजीद बात उनसे करते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और पीसीबी के चीफ सेलेक्टर इंतजामुल हक साहब से। इंद्र भाई थोड़ी सी बात मैं कैप्टनसी पे करना चाहूंगा। अजहर अली पर जारी बात है, ये तनकीद भी है और लाजमी तौर पर दबाव भी है, तो आपके नजदीक इस दौरा इंग्लैंड के बाद उन्हें खुद से नहीं छोड़नी चाहिए कैप्टनसी, जो कि उन्होंने अभी तक नहीं किया है, ये ठीक है? नहीं, ठीक है। इसमें अगर ये किसी ने डिसीजन लेना है कि जी अगर कोई नहीं समझ रहा तो एक तो ये बोर्ड का है और उसका है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी यही वाली चीज़ कही है कि हम लोग है ना बहुत जल्दबाजी से काम लेते हैं कि हम सूरत हाल को अंडरस्टैंड नहीं करते। जिस तरह प्लेयर्स के लिए मुश्किल होती है सारी चीज़ों की, अगर हमने कोई कप्तान डेवलप करना है, कोई चीज़ करनी है तो कप्तान को भी टाइम देना चाहिए, उसको भी सारी चीज़ें करनी चाहिए। ये नहीं कि जी सारी चीज़ें सही हुई हैं, सही भी नहीं हुई, ठीक है ना। लेकिन अगर हर सीरीज़ के बाद कि जी हम हारने के बाद कप्तान चेंज करना शुरू कर दे कि या इस तरह की बातें शुरू कर दे तो मेरे ख्याल में ये क्रिकेट के लिए डैमेज है बहुत ज़्यादा। तो इंद्र भाई ये भी आप इसको तस्दीक करेंगे, तरदीद करेंगे, जो मीडिया इत्तलात हैं कि अब कैप्टन रखना है अजहर अली को नहीं रखना, आप पर और जो COO हैं सुभान अहमद साहब, उन पर ये फैसला छोड़ा गया? देखिए, चीफ सेलेक्टर के उसके में तो ये नहीं आता कि जी वो कप्तान का अनाउंस करेगा कि जी कप्तान किसको होना चाहिए, ये चेयरमैन के उसमें आता है। हाँ, चेयरमैन साहब हैं शहरियार साहब, वो मेरे से मशवरा ले सकते हैं कि जी किसको कप्तान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो लेकिन ये सारी डोमेन है चेयरमैन साहब की, तो मेरे ख्याल में ये वाला सवाल आप चेयरमैन से करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए इंद्र भाई, मुझे थोड़ा आगे भी चलना है। वसीम अकरम साहब जैसे कह रहे थे कि 30-35 मैचेस का मौका मिलना चाहिए कप्तान को, अजहर अली साहब के हवाले से वो कह रहे थे। तो आपके नज़दीक भी ये ठीक है? भले हमारे सामने है कि 25 में से शायद सिर्फ 9 मैच जीते हैं अजहर अली साहब, लेकिन अभी और टाइम 30-35 यानी 10 मैचेस और उनको खेलने दें बतौर कप्तान। देखिए, कप्तान को कॉन्फिडेंस देना चाहिए और ये जो सा प्रेशर है कि जी इस अगर याली सीरीज़ हार गए तो कप्तान चेंज हो जाएगा या याली सीरीज़ में लड़के ने स्कोर ना किया तो लड़का बाहर हो जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, ठीक है। अगर जितना कप्तान को हम अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देंगे, जितना होगा उतना ज़्यादा बेहतर आएगा। हाँ, जिस टाइम आप सेलेक्ट कर रहे हो उस टाइम आपकी सिलेक्शन है ना जो सी वो मजबूत होनी चाहिए कि इसमें ये वाली चीज़ है या नहीं है। जिस टाइम आप सेलेक्ट कर लें तो फिर उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरा वक्त देना चाहिए। ठीक है इंद्र भाई, मैं आपसे इस पर अगर एग्री कर भी लूँ तो आप देखें ना, जो इत्तलात हैं कि मिकी आतर साहब भी कह रहे हैं कि उन्हें नया कप्तान बहरहाल चाहिए, और बहरहाल इन ऑन द ग्राउंड हमने देखा कि अजहर अली, आप कह रहे हैं कप्तान को तो कॉन्फिडेंस देना चाहिए, लेकिन कप्तान को भी तो फिर आगे वो कॉन्फिडेंस ट्रांसफर करना चाहिए ना खिलाड़ियों में। बज़ाहिर ऐसा होता दिखाई नहीं दिया, इसलिए एक प्रेशर बन गया है। इससे आप इत्तेफाक करेंगे? देखिए, असल में जिस टाइम हम हार जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जी हमारी सारी चीज़ें गलत है। वो टीवी पे ऐसा लगता है बैठ के कि जी सारी चीज़ें गलत है, कप्तान भी कुछ नहीं कर रहा, बॉलर्स भी कुछ नहीं कर रहे, ठीक है जी, जो सी टीम मैनेजमेंट बैठी है वो भी कोई प्लानिंग नहीं कर रही। तो हमें जो 9वें नंबर पे गए हैं वहाँ से वापसी आने के लिए ना सब्र से काम करना पड़ेगा। ये पूरी 9वीं नंबर पे इस तरह नहीं गई कि जी उसकी ज़ाहिरी बात है कि गलतियाँ हुई होंगी, कुछ मिस्टेक हमने की है जिसकी वजह से हम यहाँ आए हैं। अगर उन चीज़ों को ठीक करना है तो हमें थोड़ा सा सब्र से काम लेना पड़ेगा।
तो प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना है। अगर हर सीरीज के बाद से हम लड़के हटाने शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में हम सारी जिंदगी टीम नहीं बना सकेंगे। फेयर इनफ। थोड़ा टुवर्ड्स द वेरी एंड इंजी भाई, ये टी20 स्क्वाड की हम बात कर लें। जाहिर बात है यूएई में हमने खेलना है वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 टी20 मैचेस को। आपने उमर अकमल को सिलेक्ट किया और आपने उसका एक जवाब भी दिया कि डोमेस्टिक में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी और फिर पीसीबी ने डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पर उनको क्लियर भी कर दिया। लेकिन इंजी भाई, उमर पे तो टैग लगा कि ये अपने लिए खेलते हैं, टीम के लिए उतना नहीं खेलते हैं, तो क्या मजबूरी थी हमारी इनको सिलेक्ट करना? देखिए, उसके जो उनसे डिसिप्लिन का इश्यू था उस पर आके स्टेप भी मैंने उठाया। इससे पहले ये वाला स्टेप किसी ने नहीं उठाया था। उसका बेहतर हुआ। उसको हमने इस चीज़ में रखा कि जी अगर नहीं करोगे तो इस तरह हो सकता है। उसका डिसिप्लिन बेहतर हुआ क्योंकि जी हमने जो ये 3-3.5 महीने है जो ये वाली सीरीज़ थी जहाँ भी वो खेला उसकी हमने रिपोर्ट ली। ठीक है, अब आगे जो चीज़ होगी, आगे की परफॉर्मेंस आगे जाके देखेंगे। पहले से एनालिसिस कर लेना कि जी ये इस तरह खेलता है या इस तरह खेलता है, ये नहीं है, अच्छा प्लेयर है, मेरी दुआ है कि जी वो स्कोर करे, टीम के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है इंद्र भाई, लेकिन बहरहाल चूंकि ये स्क्वाड है, मुझे सवाल आपसे ये करना ही है। साद नसीम ये भी आ गए, पहले भी सिलेक्ट हुए हैं, ड्रॉप भी हुए हैं। इनकी सिलेक्शन की वजह आपकी दानिश में क्या हमें सिर्फ बता दीजिए। मेरी कोशिश ये होती है कि जी अगर कोई लड़का किसी चीज़ में अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसको लेके आए। और ये पहले भी पाकिस्तान में खेला था, एक वनडे मैच खेला था, उसमें इसने स्कोर किया हुआ है। अच्छा लड़का है, मुझे ऐसा लगता है कि जी ये यंग है, अच्छा फील्डर है, फिट है और ये पाकिस्तान के लिए आगे सर्व कर सकता है। ठीक है इंद्र भाई, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, ये सवाल एक बड़ा अहम, मैं अगर आपसे जान पाऊं कि हम जारी बात है मॉडर्न क्रिकेट के लिए ही ये सारी बात कर रहे हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो अब खिलाड़ी हैं, शर्जील, खालिद, रिजवान, अम्माद, वसीम, बज़ाहिर ऐसे स्ट्रोक प्लेयर्स, लगता है कोई अगर समझदार बॉलर हो तो इनको बड़ी जल्दी आउट कर सकता है। तो इंद्र भाई, आपकी दानिश में हमें बहरहाल इधर ही फोकस करना है या कहीं बैलेंस भी ढूंढना है, वो भी जरूरी है? असल में मसला, आपका मसला मुझे ये लग रहा है कि आप सबसे बड़े दुनिया के क्रिटिक्स हैं कि आपको सारों से ज्यादा क्रिकेट पता है। नहीं सर, मैं सियासतदानों से भी सवाल करता हूं। नहीं, आप इस तरह कह रहे हैं। अभी इन्होंने जो इंग्लैंड की बॉलिंग के खिलाफ स्कोर किया है तो वो क्या म्यारी बॉलिंग नहीं थी? अभी आप उस टीम की इतनी तारीफ कर रहे थे, अभी आप ये कह रहे हैं कि जी म्यारी बॉलिंग होगी तो ये स्कोर नहीं करेंगे। तो अब मैं कहाँ, अब इंग्लैंड की टीम के खिलाफ भी इन लड़कों ने स्कोर किया है। चलें इंद्र भाई, आपके लिए, जाहिर बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इन तमाम खिलाड़ियों के लिए हमारी नेक तमन्नाएं। बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात करने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंज़मामुल हक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उनके दानिश में कि पाकिस्तान की वनडे टीम अगर 9वें नंबर पर गई है तो इसके पीछे वजूहात रही हैं। उनकी दानिश में इसकी वजह यह रही है कि माजी करीब में तब्दीलियाँ बड़ी तेज़ी से होती रही हैं। उनकी दानिश में अभी अजहर अली साहब को भी बतौर कप्तान मजीद मौका मिलना चाहिए और खिलाड़ियों को भी कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। उनके नज़दीक इसी तरह स्लोली और ग्रेजुअली पाकिस्तान वनडे टीम भी अपनी रैंकिंग बेहतर कर पाएगी। आज के इन फोकस क्रिकेट स्पेशल से इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।